नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उपद्रवियों का इलाज उत्तर प्रदेश में बहुत बेहतर तरीके से हो रहा है। जो तस्वीरें इस वक्त लोगों के सामने दिख रही हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं, उन तस्वीरों को देखकर साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कानून का डंडा हर उस उपद्रवी के ऊपर पड़ रहा है जिसने अशांति फैलाने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को भंग करने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश जो कि उत्तम प्रदेश की तरफ लगातार बढ़ रहा था, योगी के विकास मॉडल की तारीफ हो रही थी, जमीन पर चीजें दिख रही थी, लेकिन कुछ उपद्रवियों को ये चीजें पसंद नहीं आ रही थी और सिर्फ एक बयान के बाद इस बयान को बहाना बनाकर कानून व्यवस्था को अपने हाथों का खिलौना बनाने की कोशिश की गई। ऐसे तमाम उपद्रवियों पर इस वक्त कानून का डंडा चल रहा है और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि पूरे देश में योगी मॉडल के जरिए ही इन पत्थरबाजों को सुधारने का एकमात्र विकल्प है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, सहारनपुर की, प्रयागराज की, मुरादाबाद की, कई दूसरे शहरों की जहां पर उत्पात मचाने की कोशिश हुई, कल उपद्रवियों ने कानून व्यवस्था को भंग करने की कोशिश की, वहां पर कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। 250 के करीब लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, कई लोगों की पहचान की जा चुकी है, अभी और पहचान किया जाना बाकी है। जुर्माने लगेंगे, मुकदमे चलेंगे, बुलडोजर चल रहा है, तो फिर पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं हो रहा, झारखंड में क्यों नहीं हो रहा, महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो रहा? शुरू में तो नहीं हो रहा था, लेकिन अभी थोड़ी सी चीज़ें वहाँ पर भी बदली है, थोड़ी थोड़ी कार्रवाई वहाँ पर भी दिख रही है। लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए थी उपद्रवियों के खिलाफ, वो कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। झारखंड में दिखना चाहिए था, पश्चिम बंगाल में दिखना चाहिए था, महाराष्ट्र में दिखना चाहिए था। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार कानून व्यवस्था को भंग करने वाले ये उपद्रवी कौन है जो इसे भड़का रहा है कि पत्थर बरसाओ, कौन है जो इसे भड़का रहा है कि हिंसा फैलाओ, कौन जो इसे भड़का रहा है कि पैगंबर के बयान पर इतना बवाल खड़ा कर दो कि देश में जैसे आग लग जाए। इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आई है, उसे सुन लेते हैं। जुम्मे की नमाज पढ़ करके वो बाहर निकलते हैं और फिर ईटा पत्थर चालू हो जाता है। कहीं ना कहीं से उस नमाज में क्या पढ़ाया जा रहा है मौलवियों के द्वारा, इस पर जो है प्रशासन तत्काल ध्यान रखे और उस जुम्मे की नमाज को पहले तो तत्काल बंद कर देना चाहिए, जिससे देश अशांत हो रहा हो। और जिस प्रकार से लोग बैठ करके टीवी चैनलों पर अंड का बंड बक रहे हैं, हमारे भगवान पर टिप्पणी कर रहे हैं, कभी जो पर्सनल पार्ट की बात करते हैं, तो कभी फुटपाथ पर शिव जी को बैठने की बात करते हैं, कभी हमारे शिव जी को ग्रिल से छेद करने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं से ये सारी चीज़ें देश को अशांत करने की बात हो रही हैं। और बेटी को नूपुर शर्मा को जिस पर बलात्कार करने की धमकी दी जा रही है, इससे समाज चिंतित है। 230 व्यक्तियों की गिरफ्तारी जो कल के उपद्रव में शामिल थे उनकी की जा चुकी है और इन सभी व्यक्तियों तथा इसके पीछे जो भी व्यक्ति शामिल हैं उनके विरुद्ध संगीन धाराओं में अपराध दर्ज किए गए हैं। इन लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई की जाएगी तथा इनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। इसके अतिरिक्त जो भी सार्वजनिक तथा प्राइवेट संपत्ति को क्षति पहुंची है उसकी रिकवरी भी इनके माध्यम से कराई जाएगी। इस संबंध में नोटिस जारी। तो उपद्रवियों के खिलाफ योगी मॉडल क्या हिट हो रहा है? क्या योगी मॉडल ऐसा भी होना चाहिए था कि उपद्रव होने से पहले तमाम जो इनपुट्स हैं उस पर बहुत बेहतर तरीके से काम करने की ज़रूरत थी? आज बैठक भी हुई, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बैठक की गई। बैठक में साफ तौर पर ये भी बातें कही गई हैं कि शांति व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, जो पैरामीटर है, किस तरीके से कार्रवाई हो रही है, ये उपद्रवी हैं कौन इसे भड़का रहा है, क्योंकि कई जगहों की तस्वीरें ऐसी आई जिन तस्वीरों को देखकर साफ तौर पर लग रहा था कि इन उपद्रवियों के पीछे बाहरी तत्व का पूरा सपोर्ट है। अगर ऐसा है तो फिर मान कर चलें कि ऐसे उपद्रवियों के लिए ना तो उत्तर प्रदेश की ज़मीन, ना ही हिंदुस्तान की ज़मीन पर किसी तरह की कोई जगह है। कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त सुनील कौशिक जी इस वक्त हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक जी, आपका स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ रमेश ठाकुर जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस वक्त हैं। रमेश ठाकुर जी, स्वागत है आपका।
और आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ हैं रमेश मोहन जी, इस वक्त हमारे साथ हैं। रमेश जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आता हूं डॉक्टर सुनील कौशिक के पास। सुनील कौशिक, एक बात बताएं, कल की जो तस्वीर अलग अलग शहरों में दिखाई दी, सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात हम नहीं करेंगे, चाहे वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों, चाहे प्रयागराज की बात करें, मुरादाबाद की बात करें, कानपुर की बात करें, सहारनपुर की बात करें, कई जगहों पर घटनाएं घटी, रांची की बात करें, हावड़ा की बात करें, महाराष्ट्र के कई जगहों की बात करें, उन तस्वीरों को देखने के बाद क्या पोल पट्टी खुल रही थी? क्या लग रहा था कि इस देश में कुछ अलग से अलग तरह की साजिश रची जा रही थी? बड़ा प्लान था, देश को जलाने का प्लान, देश में एक तरह से दंगा फसाद कराने का प्लान। कुछ तस्वीरें तो ऐसी ही कह रही थी डॉक्टर सुनील कौशिक। नहीं, देखो, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ और ये सारे राजनीतिक दलों को समझना पड़ेगा और सारे देश की सरकारों को भी समझना पड़ेगा। ऐसी स्थिति जहाँ नमाज अदा करने के बाद कई दशकों से ऐसी स्थितियाँ आ रही हैं। पहले ये चीज़ें जम्मू कश्मीर में बहुत दिखती थी, कभी कभी पूर्वोत्तर के राज्यों में दिखी, लेकिन अब सारे प्रदेशों में ऐसी स्थिति होती जा रही है। तो ये सरकार को समझना पड़ेगा, क्या इसके लिए भी कोई नियम कानून बनाने की आवश्यकता है क्या? कि कोई धार्मिक आयोजन हो जाने के बावजूद क्या धरना प्रदर्शन, दंगे इस तरीके के जो होते हैं, कि इस पर लगाम कैसे लगाई जाए? जो उनके पैगंबर के खिलाफ जो बयान आया उससे मैं भी सहमत नहीं हूँ, कोई भी सहमत नहीं होगा इस बात से। लेकिन विरोध करने का एक तरीका होता है, संवैधानिक तरीका है, लोकतांत्रिक तरीका है, आप उसको आप अपनाइए। हो सकता है कि सरकार सुने, लोग सुने, उसमें जो आप मांग करते हैं उस मांग पर सरकार पुनर्विचार करे, सरकार से आपका विरोध हो सकता है। लेकिन जो आम नागरिक जो वहाँ से निकल रहे हैं, जा रहे हैं, उनकी गाड़ियों को आप तोड़ रहे हैं, उनके ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, और अचानक आपने कोई सरकारों को या प्रशासनिक अधिकारियों को कोई आपने सूचना नहीं दी कि हम ऐसा कुछ प्रदर्शन करना चाहते हैं, और ये बार बार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? इसके लिए मुझे लगता है एक सोचने की आवश्यकता है। विरोध की कोई आपत्ति नहीं है, संवैधानिक आपके अधिकार हैं, उस संवैधानिक अधिकारों के तहत आपको आज़ादी है और आप धरना प्रदर्शन कीजिए, सरकार का विरोध कीजिए। लेकिन ये कहीं संविधान में नहीं लिखा है कि जनता को आप मारें, पीटें, उनके ऊपर बम फेंकें, उनके ऊपर पत्थर फेंकें, और बिना इन्फॉर्मेशन के आप। बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन इस देश में हुए हैं, लेकिन बाकायदा एक सरकार से अनुमति ली जाती है, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से अनुमति ली जाती है कि हम इस तरीके से इस संदर्भ में धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। यदि वो ईमानदारी से या सहज तरीके से आपको अनुमति देता है तो अच्छी बात है, यदि अनुमति नहीं देता है तो उसके भी विरोध करने के तरीके हैं। लेकिन बिना आपके इन्फॉर्मेशन के यदि आप ऐसे नमाज अदा करने के बाद सड़कों पर उतरेंगे तो मैं तो इसको अराजकता कहूँगा। बिल्कुल, ये अराजकता में ही इसे माना जाएगा, क्योंकि ये उपद्रवी जिस तरह से उपद्रव कर रहे थे, उत्पात मचा रहे थे, चाहे वो सहारनपुर की बात हो, प्रयागराज की बात हो, मुरादाबाद की बात हो, कानपुर में जिस तरह से हिंसा फैलाई गई, रांची में जिस तरह से गोलियां चली, 2 लोगों की मौत वहां पर हुई, हावड़ा में बाकायदा वहाँ की तो कानून व्यवस्था देखी, इस तरह की हालत वहाँ पर बनी हुई है। सुनील की धारा 144 लागू होने के बाद भी आज हिंसा हुई वहाँ पर। वहाँ की कानून व्यवस्था तो पता नहीं किसके भरोसे चल रहा है, समझ में चीज़ें नहीं आती। मैं एक बात समझना चाहता हूँ, मैं रमेश ठाकुर के पास आ रहा हूँ, राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ हैं। रमेश ठाकुर, एक बात बताएं, पत्थरबाजी तो हो गई, लोगों ने अपनी जो एक कह सकते हैं कि जो भड़काने की कोशिश हो रही थी, साजिश रचने की कोशिश हुई थी, ये तमाम पोल पट्टी भी खुलती नजर आई, और अब लाठियां बरसाई जा रही हैं, लोगों को पकड़ा जा रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो ये जो कार्रवाई हो रही है सरकार की तरफ से, बेहतर है ना? इससे आप संतुष्ट है ना रमेश ठाकुर जी? नहीं, बिल्कुल बेहतर है। जो कानून अपने हाथ में लेगा और बेवजह के इस तरीके की चीजें करेगा तो कानून अपना काम करेगा, संवैधानिक तरीके से चीजें होनी चाहिए। लेकिन इनके पर्दे के पीछे जाने की जरूरत है, ये आखिर हो क्यों रहा है? हाँ। क्योंकि देखो, जब 7-8 सालों से ये चीजें इतनी ज्यादा हो गई हैं, वो कहते ना, मैं अपने एक स्कूल का उदाहरण आपको देता हूँ। हमारे स्कूल में मैथ जो टीचर थे ना, बड़े खूंखार थे। जब वो क्लास में जब आ जाते थे ना, अगर कोई बच्चा शैतान भी होता था ना, तो बड़ा सतर्क होके बैठ जाता था कि नहीं, ये पूरा पीरियड हमें किसी तरीके से बिताना है। जब ये कहा जाता है कि सरकार बहुत सतर्क है, सरकार जो इस समय बुलडोजर की सरकार है, जो कुछ गलत होगा तो उसके बाद में वो बख्शा नहीं जाएगा, तो फिर ये चीजें क्यों हो रही हैं? एक कांड होता है जुमे के दिन,
वो थमता है, तीसरे दिन दूसरा कोई कांड हो जाता, चौथे दिन दूसरा कोई कांड हो जाता। तो ये चीजों का पुनरावृत्ति क्यों हो रही है, ये मुझे लग रहा सरकार पे सीधा सवाल है। अब जो चीजें हुई हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। अगर नूपुर शर्मा अगर किसी धर्म या धार्मिक किसी, उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। उसके पैरेलल हमें एक चीज और देखते हैं, क्या नूपुर शर्मा पहली ऐसी लेडी या नेता हैं जिन्होंने पैगंबर साहब के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है? सही बात नहीं, इससे पहले भी कई लोगों ने की है, बहुत लंबी फहरिस्त है। उसके पैरेलल आप आ जाओ, पीके फिल्म आती है, पीके फिल्म में पहले सीन से लेकर आखिरी सीन तक अगर आप देखो, उसमें हमारे जितने हिंदू धर्म के जितने भी भगवान है सबका मजाक उड़ाया गया। हम लोगों ने पिक्चर देखी, आराम से देख के खुशी खुशी बाहर आते हैं, किसी ने कोई विरोध नहीं करा। तो इतना बलवा काटना, इतने सब कुछ करना, कंट्रियां पीछे पड़ जाना, तो ये जो हो रहा है ना, ये पल्ले नहीं उतर रहा है कि इसके पीछे की स्क्रिप्ट क्या है, पटकथा कौन लिख रहा है, ये चीजें कौन कर रहा है, ये बिल्कुल समझ से परे हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जब घर में अगर 7-8 लोग होते हैं गौरी शंकर जी, तो जब घर के जो छोटे लोग जब लड़ जाते हैं ना, तो एक बड़ा जो व्यक्ति होता है, सबसे बुजुर्ग और सबसे पुराना जो व्यक्ति होता है, उसका फर्ज क्या बनता है, वो आके सबको बैठा के समझाता है और वो जो मुद्दा उठा उसको सुलझाने की कोशिश करता है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का ये है कि ये सारी चीजें हुई, ठीक है, कानून का डंडा चल रहा है, 250 लोग पकड़े गए हैं, उनके मार मार के मूवी सुझा दी। नहीं देखिए रमेश ठाकुर, मैं बीच में रोकना चाह रहा हूँ आपको। रमेश ठाकुर जी देखिए एक बात, जो लोग पकड़े जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, तस्वीरों को आप भी देख रहे होंगे, मैं भी देख रहा हूँ, सब लोग, तमाम लोग देख रहे हैं, जो पकड़े जा रहे हैं। देखिए डरावनी तस्वीर तो सबसे ज़्यादा ये है कि लोग सड़कों पर किस तरह से इन्होंने गुंडागर्दी की, अराजकता फैलाया, लेकिन जो पकड़े जा रहे हैं उनकी उम्र देखिए, 18 साल, 16 साल, 15 साल, है ना, 22 साल, 20 साल। ये क्या मतलब, ये इस्लामियत है? ये किस तरह की इस्लामियत है और क्या शिक्षा दी जा रही है इन लोगों को? नहीं, मैं उसी पे आ रहा था। ये जो 18 साल, 20-22 साल के लड़के हैं, ये दंगाई नहीं हो सकते हैं, ये आतंकवादी नहीं हो सकते हैं। इनके हाथ में पत्थर दिया जिसने, ये इनको दंगाई बना कौन रहा है? यही तो पकड़ने की भी जरूरत है। हम मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों में पूजा करने के बाद जब बाहर निकलते हैं, हमारे हाथों में क्या होते हैं? प्रसाद होता है, फूल होता है, यही तो होता है। सही बात है। अब एक नवाजी जब जाता है मस्जिद में नमाज पढ़ने, उसके बाद में क्या होता है? वो हाथ वजू करके आता है, हाथ उनके गीले होते हैं, पानी होता है, यही तो होता है। मस्जिद से जो बाहर आता है उनके हाथ में पत्थर होता है, ये हमने पहली बार देखा है। ये चीज बहुत हैरानी होती है। और उसके बाद कहा जाएगा, दरअसल मुझे तो देखिए बहुत सही चीज आपने उठाया रमेश, कि यहाँ पर दरअसल इस बयान का बहाना है। बयान तो है ही नहीं, कहीं किसी तरह का कोई मतलब नहीं है इस बयान से, बयान एक बहाना है। दरअसल कुछ न कुछ बड़ी साजिश करने की एक बड़ी प्लानिंग चल रही थी, पहले खुलासा हो गया। मैं कानून व्यवस्था पर सवाल इस लिहाज से उठाऊंगा कि अगर आप लोगों को पता था, इनपुट्स अगर आप लोगों के पास थे कि ऐसा कुछ हो सकता है कई इलाकों में, तो पहले कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं। लेकिन अब जो कार्रवाई हो रही है, इस कार्रवाई को मुझे तो लगता है कार्रवाई अभी भी बहुत कम है, अभी भी बहुत कम कार्रवाई है, क्योंकि ऐसे दंगाइयों को, ऐसे उपद्रवियों को सिर्फ 2-4 डंडे मार करके सुधारा नहीं जा सकता है। जो सवाल मैं पूछूंगा, इस वक्त बीजेपी की विधायक हमारे साथ भी जुड़ चुके हैं, मनीष जायसवाल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। मनीष जी बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। समाजवादी पार्टी के नेता शौकत अली जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शौकत अली जी स्वागत है आपका। और चलिए मैं आ रहा हूं, मनीष जी के पास में आ रहा हूं। मनीष जी एक बात बताएं, क्या मैं बहुत सीधा सवाल पूछ रहा हूं, इन दंगाइयों को, मैं दंगाई इसलिए कह रहा हूं कि कुछ लोग हैं जो देश को तोड़ना चाह रहे हैं, प्रदेश की शांति व्यवस्था को भंग करना चाह रहे हैं, सरकार को बदनाम करना चाह रहे हैं। बहाना है कि बयान आया, बयान के बाद कानपुर हिंसा हुआ, जब कानपुर हिंसा हुआ, कार्रवाई हुई, सब कुछ समझा बुझा दिया गया, तो फिर शुक्रवार को क्यों ये लोग सड़क पर उतर आए? इसका मतलब बड़ी साजिश थी। कानपुर हिंसा से वो साजिश पूरी नहीं हुई, उसे फिर दोबारा करने की कोशिश हुई। ये जो कार्रवाई चल रही है इस वक्त मनीष जी, इस कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं कि इतना से हो जाएगा कि 2-4 डंडे 10, 15, 20, 50, 100 लोगों पर डंडे बरसा दिए गए, कुछ लोगों का घर तोड़ दिया गया, हो जाएगा, या फिर जड़ तक पहुंचना होगा हम लोगों को? बताइए सर। तो मैं रांची का उदाहरण लेके बताऊंगा कि रांची के मेन रोड में आपको पत्थर
बिखरा पड़ा हुआ नहीं मिलेगा। अगर लोग पत्थर फेंक रहे हैं तो जरूर ये प्री प्लान्ड होगा। दूसरा, एकरा मस्जिद जहां से लोग इकट्ठा हुए थे उसमें 500 लोगों से ज्यादा की कैपेसिटी उस मस्जिद की नहीं है। हमेशा हम लोग उधर से गुजरते हैं, 500 से ज्यादा लोग कभी वहां होते नहीं है। लेकिन इस बार आप देखिएगा कि 10 से 15,000 लोग सड़क पर हैं, पत्थरों से लैस है, तो ये एक बिल्कुल प्री प्लान्ड है। हाँ। अब आप कार्रवाई का डिफरेंस जो आपने पूछा अभी बात, कार्रवाई का आप डिफरेंस देखिए, यूपी में लोग पकड़े जा रहे हैं, पुलिस कम से कम कार्रवाई कर रही है। पश्चिम बंगाल और झारखंड की क्या स्थिति है? क्या एक भी व्यक्ति अभी तक इस युद्ध में पकड़ा गया है? पुलिस वालों को गोली लगी है रांची में, ये हम लोग के सामने है। गोली पहले दंगाइयों ने चलाया, उधर से हाँ, उसका वीडियो भी आया था मनीष जी, मैं देख रहा था, उसका वीडियो भी आया था। तो वो वीडियो भी आपने देखा होगा कि पुलिस वाले इंजर्ड हैं, लेकिन क्या पुलिस ने एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार करने का काम किया है? तो अब एक सवाल आप हम लोगों के बीच में खड़ा होगा कि क्या ये जो गैर भाजपा शासित प्रदेश हैं, ये वोट के राजनीति की तुष्टीकरण में इस हद तक नीचे उतर जाएंगे कि वो अपने यहाँ पुलिस को भी डिमोरलाइज करेंगे, अपना जो पूरा का पूरा लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है उसको ब्रेक डाउन होने देंगे। लेकिन जो मैं एक चीज देख रहा था मनीष जी, मैं एक चीज देख रहा था, मैं थोड़ा सा यहाँ से एक सवाल मैं उठाना चाहूंगा। मैं एक चीज देखिए, कार्रवाई के नाम पर देखिए झारखंड में भी कार्रवाई हो रही है, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, 144 धारा लगाया गया, हावड़ा में भी कार्रवाइयां हुई हैं, वहां पर भी 144 धारा लगा हुआ है, लेकिन कार्रवाई सुस्त है। कार्रवाई किस तरीके से चीजें वहां पर चल रही हैं, जनता के बीच में ये चीजें नहीं आ रही, मैं इस बात से सहमत हूं आपसे। लेकिन मैं एक चीज देख रहा था, बड़ा डिफरेंस देख रहा था। उत्तर प्रदेश की पुलिस बेतहाशा उपद्रवियों पर, इन उत्पातियों पर पूरी तरह से डंडे बरसा रही थी, रोकने की कोशिश कर रही थी और सख्ती से कार्रवाई चल रही थी। इस तरह की तस्वीरें हम लोग देख रहे थे। लेकिन उसी रांची शहर में जहां पर है ना 2 लोगों की मौत हो गई, गोलियां चली, पत्थरबाजी हो रही थी, वहां पर पुलिस बेबस दिख रहा था। वीडियो में तो साफ तौर पर एक पुलिस वाला रोता हुआ दिख रहा था। मैं आपको बताऊं, मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसकी बेबसी क्या है, क्या बेबसी है, क्या वो डंडा नहीं चला सकता? रांची के एसएसपी घायल है, रांची के सिटी एसपी घायल है, रांची के जो सार्जेंट मेजर हैं वो घायल हैं और जो लोकल थाना प्रभारी जो है वो घायल है। मतलब इन लोगों ने आखिरी दम तक जो है रिटेलिएट नहीं किया, लेकिन जब एकदम ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, जब गोलियां वो उधर से चलने लगी, तब जाकर के इन्होंने जो है फायरिंग का ऑर्डर दिया है। तो क्या तो इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं मनीष जी? क्या पॉलिटिकल प्रेशर है? क्योंकि पुलिस तो ऐसी नहीं होती है, पुलिस कहीं की भी रहे, पुलिस होती है। देखिए झारखंड का अगर आप वोट का तुष्टीकरण देखेंगे तो अभी क्या है कि जो पुलिस वाला गोली चलाएगा या गोली चलवाएगा उस पर तुरंत मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी जो है बिठा दिया जाएगा, और इंक्वायरी जिनकी सरकार होती है वो जो चाहे इंक्वायरी का रिजल्ट आ जाता है। तो पुलिस वाले नहीं चाहते कि हम किसी अननेसेसरी लिटिगेशन में पड़े, इसीलिए रूलिंग पार्टी का ये अमूमन देखा गया, ये कोई बहुत नई बात नहीं है कि वो रूलिंग पार्टी वालों को जो है फेवर करते हुए दिखते हैं। और अभी लेकिन ये जो बड़ा प्रश्न है कि क्या आज के दिन में गैर भाजपा शासित जो प्रदेश हैं उसमें वोट का तुष्टीकरण इसी तरीके से होता रहेगा? नहीं तो क्या पुलिस का मनोबल बात वोट के लिए तुष्टीकरण की बात हो सकती है, लेकिन क्या उपद्रवियों के साथ, उत्पातियों के साथ किस तरह का रहम, और रहम अगर रख रहे हैं तो देश को बांटने में फिर वो रहम रखने वाले लोग भी पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। रांची का इतिहास पिछले 2 साल का बताऊं कि कोरोना के पीरियड में ईद में हिंद पीढ़ी बोल के एक जगह है, इस हिंद पीढ़ी में डीएसपी को मार के भगा दिया गया था। इतनी संख्या में लोग कोरोना के बीच में थे, पुलिस ने केस तक रिकॉर्ड नहीं किया, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। विधानसभा में नमाज कक्ष का आवंटन किया गया, ये तुष्टीकरण था कि कम से कम ये एक समुदाय विशेष के लोगों को ये मैसेज दे सके कि हम उनके रहनुमा हैं। और इस प्रकार की अनेक घटना आज देखिए ये प्री प्लान थी, नहीं तो रांची के सड़क पर पत्थर आपको नहीं मिलते, ना पत्थर बिकता है ना फेंका हुआ मिलता है, ये प्री प्लान था, लोग अपने घरों से पत्थर लेकर के आए। बिल्कुल सर, देखिए अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, रांची की बात करें, हावड़ा की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, एक साथ हर जगह हिंसक झड़पें शुरू हुई,
उपद्रवियों ने पूरी तरह से कानून व्यवस्था को ठेंगे पर रखा। साफ तौर पर लग रहा था कि सब कुछ प्री प्लान्ड है। मैं आ रहा हूं समाजवादी पार्टी के नेता शौकत अली जी के पास में आ रहा हूं। शौकत अली जी, आप समाजवादी पार्टी जो ये तमाम घटनाएं घटी हैं, इसके बाद जो कार्रवाई चल रही है, आप लोग संतुष्ट हैं कि योगी सरकार की तरफ जो कार्रवाई चल रही है बहुत ही बेहतरीन कार्रवाई है? थोड़ी सी तारीफ करेंगे आप लोग या फिर कुछ और स्टैंड है इस पूरे मुद्दे को लेकर? बताइए सर। सबसे पहले तो मैं इंडिया वाइस की तारीफ कर दूं कि इंडिया वाइस ने आज मेरे साथ वो किया है जो शायद मैं कल्पना भी नहीं कर। क्या हो गया सर? इसके पीछे कौन साजिश कर रहा मुझे जानकारी नहीं। हुआ क्या बताइए तो। लेकिन इंडिया वाइस ने मेरे साथ साजिश कर ली, ये मुझे जानकारी हो। साजिश क्या? मैं चर्चा में शामिल, सुन लीजिए गौरी शंकर की पूरी बात भी नहीं। हाँ, इतनी बड़ी साजिश हो गई, बता तो दे कैसे साजिश होती। जब मैंने मना किया, हमारी पार्टी ने मना कर दिया है किसी भी धार्मिक मुद्दे पे हमें चर्चा ही नहीं करनी है, हाँ। तब मुझे फोन आता है कि आपको आज योगी सरकार के कार्यकाल पर चर्चा करनी है। और जब हम चर्चा में शामिल होते हैं तो पता चलता है नमाजवादी और फलानवादी और धमाकेवादी पे चर्चा हो रही। इससे बड़ी और साजिश क्या होगी? इससे बड़ी भी और कोई साजिश होनी है क्या? इंडिया वाइस को मैं बधाई दूंगा, इसी तरह देश भी साजिश कर रहा होगा। तो हम साजिश का शिकार हो गए। अब सुन लीजिए गौरी शंकर जी, हाँ। सुन लीजिए, जब मुझसे ये कहा जाए कि आपको चर्चा किसी और चीज पे करनी है और चर्चा किसी और चीज पे हो रही है, तो मैं कहूंगा मैं खुद शिकार हो गया तो देश कैसे ना शिकार हो रहा। इसी तरह शिकार हो रहे हैं सब लोग। शौकत अली जी, पूरे उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? समाजवादी पार्टी अपना स्टैंड ना रखे तो फिर किस काम के विपक्ष हैं आप लोग भाई साहब? आप लोग फिर ऐसा क्यों नहीं करते? समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक जाएं विधानसभा अध्यक्ष के सामने नतमस्तक हो जाएं कि भैया हम लोग का इस्तीफा ले लीजिए आप लोग। गौरी शंकर जी, मैं क्षमा, ये साजिश नहीं है भाई साहब, साजिश नहीं है। हम लोग बाकायदा जब किसी को बुलाते हैं ना तो हम लोग जब, सुनिए तो भाई साहब, हम लोग जब बाकायदा किसी को बुलाते हैं तो उसको टॉपिक भेजते हैं। टॉपिक मिला होगा आपको ना, उसी टॉपिक पे तो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। क्या दिक्कत है इसमें? मैं इस तरह की चर्चा में नहीं शामिल होना चाहता हूं, लेकिन दुर्भाग्य से मुझसे धोखे से आप लोगों ने बिठा लिया, इसलिए नहीं, ऐसा नहीं है। क्या आपको टॉपिक भेजा गया था ना? मैं इसका जवाब देता हूं। कहा गया था फोन कर हाँ। योगी सरकार के कार्यकाल पर चर्चा होनी है, उनके विकास मॉडल पे चर्चा होनी है, लेकिन चर्चा किसी और चीज पे हो रही थी। मैं हाथ जोड़ के हम्बल रिक्वेस्ट के साथ कह रहा हूं, मैं इस चर्चा में नहीं शामिल हो सकता हूं, क्षमा चाहता हूं। तो आप लोग किस काम की विपक्ष हो? शौकत अली जी, ऐसी चर्चाओं में आप कब तक सम्मिलित नहीं हुए हैं? क्या पहली बार सम्मिलित हो रहे हैं क्या आप? नहीं, पहली बार सम्मिलित हो रहे हैं क्या आप ऐसी चर्चाओं में? मुझे लग रहा है नहीं, पहली बार सम्मिलित तो नहीं हो रहे आप। फिर तो आप खूब चिल्ला करके बातें अपनी रखते थे। और आज आपके नेताओं ने मना कर दिया कि ऐसी चर्चाओं में नहीं जाना है, तो आपके साथ साजिश हो गई। आपके नेता साजिश नहीं कर रहे क्या? नहीं, आपके नेता साजिश नहीं कर रहे क्या? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बार भी ट्वीट करके बताया कि इस देश में प्रदेश में क्या हो रहा है? हम्बल रिक्वेस्ट के साथ क्यों भाई? शौकत अली जी, मान लिया हम्बल रिक्वेस्ट है। शौकत अली जी, आप इसलिए नहीं चर्चा में आना चाह रहे कि आप दंगाइयों के साथ खड़े हो रहे हैं इस समय। इस गर्मी में शौकत अली जी, अब शौकत अली, इस गर्मी में समाजवादी पार्टी वाले कंबल ओढ़ के तो नहीं बैठे हुए हैं, आंखों पे पट्टी बांध करके। अब देखिए विपक्ष इसका मतलब उत्तर प्रदेश में बहुत कमजोर है ना? ऐसे सवालों से अगर भाग रहा है विपक्ष, और ऐसा कभी होता नहीं है इंडिया। मैं इसको बहुत क्लियर कर दूं, शौकत अली जी पता नहीं फोन काट दिए, बहुत क्लियर कर दूं कि हम लोग जब भी किसी को बुलाते हैं तो बाकायदा टॉपिक बताते हैं, टेक्स्ट भेजते हैं, और साफ है कार्यकाल। अभी कार्यकाल क्या है? ये तो कार्यकाल जैसा ही है ना कि किस तरह का जो योगी सरकार की कार्रवाई चल रही, इस पर बोलने में क्या दिक्कत है विपक्ष को? बोला तो जा सकता है, नहीं बोलेंगे। लेकिन रमेश मोहन जी हैं हमारे साथ इस वक्त। रमेश मोहन जी, एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी दिल्ली में है, पंजाब में है, पंजाब में भी इस तरह की तस्वीर निकलकर सामने नहीं आई। दिल्ली में थोड़ी बहुत चीज़ें दिखी, दिल्ली में ठीक है कानून व्यवस्था आप लोगों के हाथ में नहीं है, लेकिन पंजाब में तो चीज़ें नहीं दिखी। अब मुझे थोड़ा सा बताएं, इन तस्वीरों के लिए जिम्मेदार कौन है गुनहगार, जिस पर सबसे बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? आम आदमी पार्टी इस तरह की तस्वीरों को देखकर क्या अपना स्टैंड क्लियर कर रही है? बताइए सर जरा। देखिए, मेरी समझ में इसमें जो विदेशी फंडिंग है वो तो अपना रोल प्ले कर ही रही है। हाँ, ये तो बिल्कुल साफ दिख रहा है। हाँ, शौकत अली जी को ये सब भी तो समझ में आती होगी बात, पता नहीं चलेगा कि बयान से इस तरह की प्रतिक्रिया, हिंसक प्रतिक्रिया आने में 10 दिन लग गए। तो इसमें विदेशी फंडिंग है, साजिश है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। समस्या क्या है
कि जो साजिश करता है क्या उन तक भी पुलिस पहुंचेगी? ठीक है कि पुलिस सामने जो दिख रहा है उनको तो पकड़ ही रही है, कुछ लोगों के घर भी गिराए गए हैं, लेकिन जो हमारे विधायक जी मौजूद है बीजेपी के, मैं कहूँगा कि हर शहर में एक अमन कमेटी नाम की कमेटी होती है। क्या पिछले 10 दिनों से इंटेलिजेंस की ऐसी कोई रिपोर्ट थी कि इस तरह के दंगे हो सकते हैं, इस तरह की हिंसा हो सकती है? क्या उस अमन कमेटी को एक्टिवेट करके दोनों समुदायों के बीच में सौहार्द स्थापित करने का कोई प्रयास नहीं होना चाहिए था? उत्तर प्रदेश में जो पुलिस की प्रतिक्रिया आई है, ठीक है कि चूंकि हिंसा हुई है तो पुलिस इस तरह से प्रतिक्रिया करेगी, लेकिन एक होती प्रिवेंटिव पुलिसिंग कि घटना होने से ही रोक दिया जाए। जब आपके सामने 10 दिन पहले ही ये स्थितियां आ चुकी थी तो इंटेलिजेंस और एक्टिव होना चाहिए था। ठीक है कि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो तस्वीरें आई हैं वो चिंता पैदा करती हैं। और दूसरी बात, क्या चिंता ये पैदा करती हैं, भारत सरकार का एक स्टैंड रहा कि कुछ देशों के सामने वो झुक गए। एक बात बताइए कि अगर आप एक बार झुकेंगे तो दोबारा भी झुकाया जाएगा। फिर तो आपने कश्मीर समस्या पर इन खाड़ी देशों को एक हैंडल दे दिया ये कैसे कि ये खाड़ी देश अगर इकट्ठा हो जाएं। ये लेकिन क्लियर नहीं है ना कि खाड़ी देशों के सामने झुक करके ही मतलब नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की गई, इसका तो कोई क्लियर कट हिसाब नहीं है। ये तो अंदाजा लगाया जा रहा है। ये अंदाजा ही लगाया जा रहा है। हाँ। लेकिन क्या ये अंदाजा एकदम गलत भी है? 1% भी सच्चा नहीं है। अगर ये 1% भी सच्चा है तो चिंता वाली बात है, क्योंकि मामला विदेश नीति का है। जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर हम जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर हम सरकार के साथ खड़े हैं। मामला विदेश नीति का है, लेकिन एक बात बताएं, रमेश ठाकुर जी कह रहे थे कि ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ कि किसी ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। मैं तो एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हमारे देश में हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ नहीं बोला जाता है ना? बाकायदा पीके फिल्म की बात कर रहे थे रमेश ठाकुर जी, लेकिन बात सिर्फ पीके की नहीं है। कांग्रेस के तमाम नेताओं को उठा लो, मणिशंकर अय्यर से कपिल सिब्बल है ना, शशि थरूर, इवन राहुल गांधी, क्या नहीं बोलते जाकर है ना, बाहर जाकर के क्या नहीं बोलते हिंदुस्तान के बारे में, हिंदू देवी देवताओं के बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया। सलमान खुर्शीद ने तो बाकायदा किताब लिख दी और हिंदुत्व की तुलना उन्होंने ISIS और बोको हरम से उन्होंने कर दिया। तो क्या हिंदू भी इसी संख्या में सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करे? तो फिर देखिए, सोचिए जरा रमेश जी कि क्या क्या स्थिति बनेगी, क्या तस्वीर बनेगी। यही एग्जैक्टली मैं पॉइंट पे आना भी चाहता था। बड़ा अच्छा कि आप ले आए। हाँ। क्या हम एक मिनट, धर्म हमसे पहले भी था, अभी भी है, हम नहीं रहेंगे इस दुनिया में तभी धर्म रहेगा। लेकिन नहीं, तो क्या हम एक दूसरे के धर्म की तुलना करने के लिए बैठे हुए? बात तुलना की नहीं है, बात क्या अपने देश में, क्या अपने देश में क्या एक तरफा ही रहेगा सारा सिस्टम कि हम ही हिंदू वर्ग ही सामाजिक सौहार्द को बनाए रखे, उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी है, या फिर दोनों तरफ से चीजें होनी चाहिए? ये चारों अगर आप अपने धर्म को लेकर इतने संवेदनशील हैं तो क्या हिंदू धर्म ही अपने धर्म को इतना संवेदनशील नहीं हो सकता? हो सकता ना, हो सकता। उसके हिंदू देवी देवताओं को गाली देते और हिंदू धर्म इसी संख्या में अगर सड़क पर उतर जाए तो तस्वीर सोचिए सर क्या होगा। यही मैं कहना चाहता हूं, क्या तस्वीर हो सकती है बताइए। चारों तरफ से सर्वधर्म संभाव, इस बात को समझने की जरूरत है, इस बात को समझने की जरूरत है। और जो तस्वीरें दिख रही हैं सड़कों पर, इन तस्वीरों को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। मैं आ रहा हूं सर, कार्रवाई होनी चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद कार्रवाई होनी चाहिए, छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है। कानून का राज कैसे स्थापित होगा? क्या ऐसे होगा कि जब चाहे उपद्रवी उत्पाती सड़क पर उतर आएं, पत्थरबाजी करने लगें, कानून को ठेंगे पर रख लें, कानून को चुनौती दे दें? ऐसे कानून का राज तो स्थापित नहीं हो सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कानून राज स्थापित करने के लिए बाकायदा जितने भी पैरामीटर की ज़रूरत है, उन्होंने उस पैरामीटर पर बहुत बेहतर तरीके से काम किया है। बाकायदा योगी आदित्यनाथ की तरफ से ही कहा गया था कि अब दंगे फसाद तो छोड़िए, अब तो यहाँ पर तू मैं भी नहीं होती। लेकिन जिस तरीके से कानपुर हिंसा, इसके बाद फिर लगातार हिंसा, इसे देखते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल तो उठा है, लेकिन ये सवाल नहीं उठना चाहिए था। इसलिए कि क्या जो सड़कों पर उतरकर जो उपद्रवी हैं, खास तौर पर उसमें ज़्यादातर जो संख्या थी वो वैसे लोग थे जो नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर आए थे। क्या इनसे उम्मीद की जा सकती है कि कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाएंगे, कानून के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं? नहीं उम्मीद की जा सकती है। एक सभ्य नागरिक की तरह उम्मीद की जा सकती है, जिसकी पोल पट्टी यहाँ पर खुलती हुई नजर आ रही है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस वक्त जो कार्रवाई चल रही है योगी मॉडल के हिसाब से, इसी तरह की कार्रवाई पूरे देश में इन पत्थरबाजों के खिलाफ होनी चाहिए। कई मेहमान इस वक्त
जुड़े हुए हैं हमारे साथ। संघ विचारक दीपक शंखधर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक शंखधर जी, एक चीज बताइए, हिंदू देवी देवताओं की आलोचना होती है, कटाक्ष किया जाता है, गालियां दी जाती हैं, है ना, शिवलिंग के बारे में पता नहीं क्या क्या कहा गया, उससे पहले कई देवी देवताओं के बारे में क्या नहीं कहा गया। क्या हिंदू समाज, हिंदू वर्ग, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग सड़कों पर उतरकर इस तरह से उपद्रव मचाया, क्या उन्होंने कभी? देश में है इस तरह का इतिहास, जरा बताइए। दीपक शंखधर थोड़ी देर के बाद जुड़ेंगे हमारे साथ। बीजेपी के इस वक्त विधायक हमारे साथ मनीष जायसवाल जी हैं। मनीष जी, आप एक बात बताएं सर, जो कार्रवाई उत्तर प्रदेश में इस वक्त चल रही है, क्या इस मॉडल को बनाए रखने की जरूरत है पूरे देश के अंदर? क्योंकि पत्थरबाजों की संख्या बढ़ रही है, सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि अलग अलग प्रदेशों में इनका उत्पात देखने को मिल रहा है। बात छोटी हो या बड़ी, इनको बस बहाना चाहिए पत्थर फेंकने का। लेकिन देखिए, एक बताइए सर। यहाँ समझना पड़ेगा कि कश्मीर में जब पत्थरबाजी चरम पर था तो भारतीय सेना ने एक्सपेरिमेंट किया था। कई एक लोगों को अच्छा लगा था, कई एक लोगों को खराब लगा था कि उन्हीं में से जो उग्रवादी थे, उन्हीं में से एक को गाड़ी के सामने बांध करके ये लोग वहां जाते थे कि जितना पत्थरबाजी करना है करो तो लगेगा। धीरे धीरे करके ये जब मॉडल चला तो कश्मीर में पत्थरबाजी धीरे धीरे करके बंद हो गया। अगर हम इस देश में कानून का राज चाहते हैं, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहते हैं, तो हमको किसी भी प्रकार का जो अपराध हो उस पर कड़ाई से उसको क्रश करना पड़ेगा, तभी होगा। आज ये काम यूपी में हो रहा है। अब रांची की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे ब्रॉड डेलाइट में ये घटना हुई है। सारे सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग हुआ है कि किसके हाथ में पत्थर था, किसके हाथ में डंडा था, कौन गोली चला रहा था, ये सारी चीजें रिकॉर्ड हुई हैं। लेकिन पुलिस केवल लीपा पोती कर रही है। एक दो लोगों को पकड़ लिया, 144 लगा दिया। 144 का कोई महत्व नहीं है। आज के दिन में रांची में आप जा करके देखिए, अमूमन मजमा लगा हुआ आज भी। एक पर्टिकुलर इलाके में कर्फ्यू है जहाँ पे कि थोड़ा सा पुलिस व्यवस्था लोगों ने बनाया है। लेकिन एक तो प्रिवेंटिव जो इनका इंटेलिजेंस है वो बिल्कुल फेलियर है, जीरो है। या इंटेलिजेंस अगर इनके पास था भी तो इनपुट अगर इनके पास था तो इन्होंने उसको ये चीजें तो उत्तर प्रदेश में भी लागू होती ना विधायक जी। जी जी जी, मैं तो वही प्रिवेंटिव मेजर्स, इसका मतलब यहाँ भी कमजोर रहा। बिना जाति देखे, बिना धर्म देखे कड़ाई से पालन किया है इन चीजों का। आज इस मॉडल को पूरे देश में लागू किए जाने की जरूरत है ताकि ये जो उपद्रवी हैं, ये जो दंगाई हैं, इन पे कंट्रोल किया जा सके। देखिए, मनोबल अगर हम बढ़ाएंगे, अब लोग एसपी को मार दें, एसपी पे गोली चला दें, सिटी एसपी को चोट लग जाए, थानेदार घायल हो जाए, पुलिस वालों को गोली लग जाए और उसके बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करे तो जो सामने वाले हैं उनका मनोबल चरम पर पहुंच जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर, मैं सहमत हूँ। इसीलिए ये जो सरकारें चुन के आती हैं, जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट जो चुन के आती है, वो वोट के राजनीति, वोट के तुष्टीकरण की राजनीति में इनको खुश करने के चक्कर में अपने पुलिस कर्मियों को, अपने स्टेट के जो लॉ एंड ऑर्डर का जो पोजीशन है, नहीं, मैं सहमत हूँ। देखिए, अगर पुलिस का मनोबल आप गिरा रहे हैं, तोड़ रहे हैं, उसे किसी तरह का कोई फैसला लेने के लिए आपने फ्री नहीं कर रखा है, तो ऐसे उपद्रवियों के लिए तो मौज है फिर, है ना। सड़कों पर आकर कुछ भी कर सकते हैं। संघ विचारक इस वक्त दीपक शंखधर जुड़ चुके हैं। दीपक जी, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। दीपक जी, एक सवाल मैं पूछ रहा था, उस वक्त आवाज नहीं गई मेरी आप तक। सवाल ये था कि कई बार सिर्फ पैगंबर मोहम्मद पर बयान पहली बार तो नहीं दिया गया, इसकी पहले भी दिया गया, पहले भी कुछ हंगामा हुआ, इस बार कुछ ज्यादा हंगामा हुआ। लेकिन अपने देश में हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ तो कितनी दफा, है ना, कितनी दफा बहुत ही घिनौनी बातें की गई हैं, अभी भी की जा रही हैं। अभी भी तो अगर लिस्ट जारी कर दिया जाए तो कई पार्टियों के नेता इसमें शामिल नजर आएंगे। क्या कभी हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद हिंदू समाज सड़कों पर उतरकर इस तरह से उत्पात कभी किया, इस तरह से उपद्रव कभी किया? देश के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हुआ, कभी हुआ क्या दीपक जी, जरा बताइए, कोई इतिहास है इसका?
देखिए, हिंदुओं ने तो हमेशा सहा ही है। हिंदू जाति जो है, ये जो हिंदू धर्म के लोग हैं, जो हिंदू जीवन शैली के लोग हैं, इन्होंने तो सहन करने का ही काम किया है। इन्होंने स्वीकार करने का काम किया है। उत्पीड़न हुआ तो स्वीकार किया, पूजे गए तो स्वीकार किया, मिला मत तो स्वीकार किया, नहीं मिला मत तो भी स्वीकार किया। हर स्थिति में हिंदू ने स्वीकार करना सीखा है। हिंदू ने अपने आप के अंदर समेटना सीखा है, स्वयं को समेटना सीखा है। कितनी हिंसा हुई मथुरा जब समाजवादी सरकार थी, ये हमको नहीं भूलना चाहिए। मुजफ्फरनगर दंगे हमको नहीं भूलने चाहिए। कितने ऐसे उदाहरण हैं, आप देखिए, जहाँ सांप्रदायिकता दिखती है, एक विशेष संप्रदाय के लोग आपको हिंसा करते नजर आएंगे। कभी हिंदू आपको हिंसा करता नजर नहीं आया। हिंदू वो है जिसने लोकसभा के आगे अपने गायों को लेकर के आंदोलन किया। ऋषि मुनियों संतों ने गोलियां खाई, अपना जीवन त्यागा, पर आंदोलन इस प्रकार से हिंसक नहीं किया। ये हिंदू जीवन शैली है जी। मैं आ रहा हूँ सुनील कौशिक जी के पास में आ रहा हूँ, आते हैं अब थोड़ी देर के बाद आपके पास। सुनील कौशिक जी, एक बात बताएं, आज चीजें साफ साफ समझ में आ रही है डॉक्टर सुनील, बहुत ही साफ साफ चीजें समझ में आ रही हैं। ऐसा लग रहा था कि बहुत घोर निराशा में लोग पड़े हुए थे, बस मौके की तलाश में थे, किसी तरह से बहकाने का मौका मिल जाए, हाथ में पत्थर देने का मौका मिल जाए। जैसे ही नुपुर शर्मा की तरफ से बयान आया, बयान को बड़ा करके दिखाया गया। ऐसा नहीं है कि उनके बयान को इतना बड़ा किया जा सकता था, है ना। उनके कल एक मौलवी साहब आए हुए थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, मैं उनकी बात से बड़ा सहमत हुआ। उन्होंने कहा कि अगर गैर मजहब का, या अगर वो मुसलमान नहीं है, दूसरे मजहब का है, और हमारे अगर पैगंबर मोहम्मद के बारे में कुछ कह दिया उसने, इसका मतलब है कि जानकारी दुरुस्त नहीं है। तो फर्ज बनता है कि जानकारी दुरुस्त करो, ना कि इस तरह का पत्थरबाजी और उपद्रव करो। उनकी बात मुझे इतनी अच्छी लगी। ये सही बात है, हम लोग हिंदू धर्म के हैं तो हिंदू धर्म के बारे में ज़्यादा जानते हैं, इस्लाम के बारे में कम जानते हैं, कभी कभी गलतियां हो सकती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस मुद्दे को इस तरह से बना करके और देश के सामने बड़ी चुनौती पेश कर दो। मैं जानना चाहता हूं डॉक्टर सुनील आपसे कि क्या वाकई में जो तस्वीरें दिख रही हैं, इसकी सच्चाई कुछ और है। दरअसल ये जो दिख रही है, दिखाने की कोशिश हो रही है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि एक दो जगह, चार जगह घटना होती तो हो सकता था कि विरोध हो रहा है, लेकिन एक जैसी घटनाएं तो पूरे देश में हो रही हैं और नमाज अदा करने के बाद लोग बाहर निकल रहे हैं, तो निश्चित तौर से मानिए कोई बड़ा षड्यंत्र है। दूसरी बात, जहां मुस्लिम देशों ने विरोध किया, वो भी मैं उससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये बयान भारत की तरफ से किसी सरकारी व्यवस्थाओं में बैठे हुए व्यक्ति का नहीं था, सरकार का नहीं था। एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता का यदि बयान आता है तो तमाम देशों में आप देख सकते हैं कि वो राजनीतिक दलों के बयान सरकार के बयान नहीं होते हैं। यदि वहाँ मुस्लिम कंट्री में किसी भी व्यक्ति, पार्टी के किसी भी नेता ने या सरकार के समक्ष ये मामला दर्ज कराया हो तो वो उस दर्ज मामले को लेकर के सरकार से पूछ सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से वहां विरोध हुआ, मुझे लगता है कि एक हवा मिली यहाँ के समुदाय को, और निश्चित तौर से ये समझ बैठे कि कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार और ये मोदी जी का विरोध था, भाजपा सरकार का विरोध था, कि जिस तरीके से जो बातें निकल के आ रही थी कि सरकार पहली बार झुकी है, कहाँ गया 56 इंच का सीना, जिस तरीके से विश्व गुरु बनने की बात हो रही थी, जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय नेता बनने की बात मोदी जी की कही जा रही थी, 24 घंटे नहीं लगे भारत सरकार झुक गई। तो इस तरीके की जब बयान सोशल मीडिया पे आने लगे और जब मीडिया में ये बातें होने लगी, तो कहीं ना कहीं से ये हवा अंदर से फैली है। और दूसरा, निश्चित तौर से ये जांच का विषय है कि कहीं न कहीं कोई बड़ा षड्यंत्र तो नहीं है। अभी कोई दिक्कत नहीं है कि हमने इसको काबू में पा लिया, काबू में कर लिया, लेकिन कोई एक ऐसा बड़ा षड्यंत्र जिस देश में हुआ कि सारे मुस्लिम यदि नमाज अदा करने के बाद बाहर निकलेंगे तो स्थिति क्या होगी। दूसरी बार ये सरकार को समझना पड़ेगा, क्या अब नमाज अदा की जाएगी उसकी भी परमिशन ली जानी चाहिए निश्चित तौर से, क्योंकि ये संविधान में है, ये व्यवस्थाओं में है कि जब धार्मिक आयोजन आप कोई करते हैं तो उसकी अनुमति ली जाती है। नमाज अदा करने की अनुमति क्यों नहीं होती है? और भी बात एक है ना कि धार्मिक आयोजन चाहे किसी तरह का हो, अगर उसके बाद वो हिंसा में तब्दील हो जाए, उसे सामाजिक संतुलन बिगड़ने की पूरी आशंका बनी रहे, तब तो परमिशन लेना ही पड़ेगा। नहीं, वैसे भी होता है, वैसे भी हम छोटा सा हम देवी जागरण करें या छोटा सा कोई कार्यक्रम भी करें, तब भी हमें अनुमति लेनी पड़ती है। बहुत हैरानी होती है। हम वो कार्यक्रम करने जा रहे हैं, क्या ऐसी स्थिति में मुस्लिम समाज देश को क्यों ले जाना चाह रहा है कि आप हर शुक्रवार को आपको परमिशन लेनी पड़े? कितनी बुरी बात है। दूसरी बात, आप अपने धर्म को क्यों बदनाम होने देना चाह रहे हैं?
मतलब 2, 4, 5, 10% लोग उसमें से होंगे पत्थरबाजी, सारे लोग नहीं हो सकते, लेकिन उन 5-10% को आपको चिन्हित करके सरकार के समक्ष लाना पड़ेगा। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के मामलों को लेकर के कि सरकार की एजेंसियां भी फेलियर हुई हैं, ये बात माननी पड़ेगी। क्योंकि आपके खुफिया विभाग कहाँ गए, और जिस तरीके से आपके प्रवक्ता श्रीवास्तव जी ने उठाया, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि अमन कमेटी की मीटिंग होती है जब ऐसा माहौल देश में दिख रहा था कि हो सकता है, तो हर थाने स्तर पर आपने अमन कमेटी की मीटिंग क्यों नहीं की, उन समुदायों को क्यों नहीं बुलाया गया, उनको जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया गया। दूसरी बात, अब आपके पास सीसीटीवी कैमरे में सारी चीजें हैं, अब सरकार को ऐसा बंदोबस्त करना होगा कि यदि उस क्षेत्र में ऐसी कोई भी घटना होती है तो उनका अंजाम या उनके जिम्मेदार वो लोग होंगे। अब पैरामीटर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। रमेश ठाकुर के पास में आ रहा हूं। रमेश ठाकुर जी बताइए, उपद्रव सड़कों पर दिखा साफ तौर पर, पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से खास एक समुदाय को भड़काने की कोशिश, मैं तो इसको भड़काने जैसा ही मानता हूं। बहुत सही कहा आपने कि 15-16 साल का लड़का जो पत्थर फेंक रहा है वो आतंकवादी थोड़ा ही होगा, वो उपद्रवी थोड़ा ही होगा, उसको तो भड़काया ही जा रहा है। बहुत सीधी सी बात है। तो भड़काने वाले लोग ये मास्टरमाइंड है। मुझे थोड़ा सा बताइए कि अब पैरामीटर क्या होना चाहिए ताकि ऐसे उपद्रवियों को, ऐसे उपद्रवी तत्वों को पहचाना जा सके, चिन्हित किया जा सके और देश की जनता को लगे कि सरकार बेहतर काम कर रही है इस लेवल पर। बताइए रमेश ठाकुर जी। देखिए गौरी शंकर जी, जो हुआ उसको तो हम समेट नहीं सकते, संभाल नहीं सकते, लेकिन इसको रोका कैसे जाए इस पे हमें बात करनी चाहिए, इस पे हमें इन बंदियों पे काम करनी चाहिए। अभी आपके जो आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने एक बात कही कि इसमें फंडिंग हुई है, विदेश की फंडिंग हुई है। हाँ। और विधायक साहब ने कहा कि इंटेलिजेंस का फेलियर है। इन दो चीजों पे अगर हम सही से गौर करें तो कई चीजें सामने आ जाएंगी। देखो, इंटेलिजेंस सिर्फ रांची में काम नहीं करती है, वो समूचे उत्तर प्रदेश में काम करती है। ये कल जुमा था, उससे पहले जो फ्राइडे निकला, उससे पहले जो फ्राइडे निकला, 2 फ्राइडे 2 जुमे में भी ये चीजें छुटपुट तरीके से हुई। और ये इनपुट हमारे खुफिया एजेंसियों के पास थे, पर्याप्त मात्रा में थे, लेकिन उसके बावजूद भी सतर्कता नहीं दिखाई गई। अब फंडिंग की बात, जहां तक बात है, देखो फंडिंग मैं इसको मानता नहीं हूं कि इसमें कोई फंडिंग हुई है। भाई उनमें कोई बंदूक तो चली नहीं है, पत्थर कोई कहीं बिकते तो है नहीं कि बाहर से पैसा आया हो, पत्थर खरीदे गए हो। पत्थर तो तोड़ ताड़ के कोई भी कहीं से इकट्ठा कर लेगा। लेकिन इसमें एक और काम किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले मुझे लग रहा सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरी एजेंसियों को बैठाल के और सारे आंकड़ों को बैठाल के रिफॉर्म करने की जरूरत है कि एजेंसियों से कहां चूक हुई है। उनके होने पास भी, जैसे गौरी शंकर जी, एक बात बताएं रमेश ठाकुर, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तमाम लोग कह रहे हैं इस चीज को। मुझे एक बात बताइए, मैं जिस गांव में रहता हूं, या आपका भी अपना एक गांव होगा, सभी लोगों का एक गांव तो होता ही है। मैं जिस गांव में रहता हूं, अब उस गांव में जो हमारा घर है, घर से मैं निकल रहा हूं, खेत पर जा रहा हूं, लोगों से मिलजुल रहा हूं, तो क्या गांव के दूसरे लोगों से मुझे खतरा रहेगा? नहीं रहेगा ना। गांव के तमाम लोग आपके साथ होते हैं, आपके दुख सुख में साथ देते हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि हर जुमे के दिन मस्जिद के आसपास पुलिस वाले को लगा दिया जाता है ना, पीएससी को लगा दिया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है शुक्रवार के दिन। ये किस तरह, ये तो बहुत अजीब तरह की बात हो रही है ना रमेश जी, कि मैं जहां रह रहा हूं वहां पर मुझे आशंका हो रही है कि पता नहीं अब क्या होगा शुक्रवार को। इसका मतलब हम एक गांव की कहानी इसलिए बता रहे हैं कि गांव में सब मिलजुल करके रहते हैं और ये डर नहीं होता कि हम खेत पर जा रहे हैं, इससे मिल रहे हैं, उससे मिल रहे हैं, तो गांव है ना, जिस गांव में रह रहे हैं वहीं से हमको खतरा हो जाए। ये कानून व्यवस्था का मसला ही नहीं है भाई साहब, मैं तो ये मानता हूं। ये कानून व्यवस्था इंटेलिजेंस का मसला नहीं है, ये मसला सोच का है दरअसल। ये ठाकुर साहब को मैं ठाकुर साहब, ये सोच का मसला है। ठाकुर साहब को मैं एक चीज जरा क्लियर कर दूं। मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर के बाद में आता हूँ। ये सोच नहीं, ये जहरीली सोच है। सोच और जहरीली सोच में फर्क होता है। यहाँ जहरीली सोच है। देखो, जैसे सीरियल बम ब्लास्ट नहीं होते हैं, आप इस गौर करना जो मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे सीरियल बम ब्लास्ट होते हैं कि एक टाइम पे 5-5 मिनट के अंतराल में ब्लास्ट हुए, कल कमोबेश वैसा ही हुआ। एक ही समय पे दिल्ली में होता है, मोडस ऑपरेंडी आप देख लीजिए, चाहे रांची देख लीजिए, हावड़ा देख लीजिए, सहारनपुर देख लीजिए, है ना, कानपुर देख लीजिए, सब जगह एक ही हिसाब किताब है, टाइमिंग एक ही है। इसका मतलब आप कह रहे हैं ना कि बाहरी फंडिंग नहीं है, विदेशी फंडिंग नहीं, ये पूरा प्लान है। ये पूरा प्लान है भाई साहब, ठाकुर साहब। मैं इसलिए सब बोलिए सर, आपसे यही सवाल है सर। यही ठाकुर साहब अभी आपने कहा
कि ये 15 साल या 18 साल का लड़का ये आतंकवादी तो नहीं हो सकता, इसको तो कहीं ना कहीं से मोटिवेट किया गया है। तो बताइए उसका मोटिवेशन क्या है? उसका मोटिवेशन कैसा है? सांकेतिक है। उसका मोटिवेशन कैसा है? उसको पैसे दिए जाते हैं, उसको पैसों का लालच दिया जाता है, तुम ये सब करो और तुम्हें हम इतने पैसे देंगे। इस वजह से ये 12-12 साल के 15-15 साल के लड़के सड़कों पर उतर करके पत्थरबाजी करते हैं। लेकिन श्रीवास्तव जी केजरीवाल तो मानने को तैयार ही नहीं है जो आप कह रहे हैं। ये क्या कर रहा है? मैं श्रीवास्तव जी मैं थोड़ा ध्यान से देखा कि प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के ही तो है ना। नहीं, जो श्रीवास्तव नहीं, आप एक बात सुने, कल अरविंद केजरीवाल कुछ और कहते हैं, आप कुछ और कह रहे हैं। कल उन्होंने देख लिया तो पार्टी से निकाल देंगे भाई साहब आपको। नहीं, पार्टी से नहीं, ये इनके व्यक्तिगत बयान हो सकते हैं श्रीवास्तव जी के, आज के लिए लेकिन हो बिल्कुल गया। उन्होंने हकीकत कहा है, आज के लिए हो गया, इसमें लेकिन बिल्कुल कोई हकीकत दो राय नहीं है। श्रीवास्तव जी की बात से सहमत मैं आता हूं हूं, लेकिन इस सर, विचारधारा को अपनी बात पूरी कर लीजिए रमेश जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखो, हाँ देखो वही बात है। नहीं, अगर रमेश ठाकुर जी फंडिंग हो आते रही हैं। है- सर रमेश ठाकुर जी आते हैं। रमेश मोहन जी से कह रहे हैं, पूरी बात कीजिए। देखिए, आएंगे सर, थोड़ी देर में इस आएंगे। पर मेरा कहना या हमारा कहना सिर्फ इतना है कि जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय जी ने भी कल ट्वीट करके भी कहा कि भाई ये कानून व्यवस्था का मामला है, कोई भी हिंसा करे, मुझे तो लग रहा है कानून व्यवस्था का मसला ही नहीं है। उसके खिलाफ मैं तो इसको कानून ये व्यवस्था का ये मसला कानून बस इस व्यवस्था लिहाज से का देखना मसला चाह क्यों रहा नहीं हूं। है? मैं इस लिहाज से बस, मेरी बात सुन लीजिए, हो सकता है कि मैं गलत भी हूं। मैं इस लिहाज से बस देखना चाह रहा हूं कि हाँ, अगर एक घटना रोकी जा सकती थी तो रुकती, लेकिन कब तक रोकोगे आप? सवाल है ना कि कब तक? अगर सोचिए आपकी गड़बड़ हो गई है ना, दुश्मनी आपने पाल लिया, तो कब तक उसको आप रोक पाओगे? ये पूरी तरह से बहुत, मैं उस बात से सहमत हूं रमेश ठाकुर, ये जहरीली सोच है। ये जहरीली सोच फैलाने वाले कुछ लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, उस पर निशाना दरअसल पूरी तरह से लगाने की जरूरत है। संघ विचारक दीपक जी के पास में। दीपक जी क्या कह रहे थे, आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, ये बहुत तरीके से सांकेतिक है। हाँ। विविध आयामों पे काम चल रहा है इन लोगों का। देखिए, आर्थिक रूप से यदि आप देखें कि हलाला इकोनॉमी क्या है, आप यदि हलाला इकोनॉमी को थोड़ा भी देखेंगे तो हिमालयन जैसी बड़ी कंपनियां, पीछे उनका बॉयकॉट हिमालयन के नाम से ऐसे ट्रेंडिंग चली है ट्विटर पर। क्यों चली है, ये देखने की बात है। आप इकोनॉमिक के मुद्दे पर देखिए, आप सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे पे देखिए। ये बहुत सांकेतिक है कि हर शुक्रवार को जुम्मे की नमाज, अरे नमाज पढ़ना शांति का संदेश देना होता है, पर ये उन्माद का संदेश देना चाहते हैं सड़कों पर उतर के। आप जो देखिए कानपुर में जो अभी पत्थरबाजी हुई है, आप बताइए वो उसके विषय में क्या, यदि कोई मौलवी बैठे हुए हैं साथ में तो बताएं। कानपुर के बाद और भी हो गया ना संघ विचारक जी, अरे और भी हो गया ना। कानपुर अकेला थोड़ा ही। आप देखिए, कानपुर है, सहारनपुर है, मुरादाबाद है, प्रयागराज है, गौरीशंकर जी, रांची है, हावड़ा। रांची तो बकायदा मनीष जी कह रहे हैं कि देखिए क्या हो रहा है वहां पर। गौरी शंकर जी, आप देखिए, कानपुर की घटना में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हटाया गया, और जब कानून व्यवस्था में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कोई रोल नहीं है। सही बात है। जब वहां पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर वहां मुझे लगता है जिम्मेदार होने चाहिए थे, लेकिन एक सरकार के जो वरिष्ठ अधिकारी बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री कार्यालय में, वो केवल मुख्यमंत्री को संतुष्ट लेकिन करने सर, के लिए मैं अभी भी कह रहा हूं, कार्रवाई सरकार को करनी पड़ेगी कि इस तरीके से गुमराह करके समय थोड़ा कार्रवाई खत्म हो रहा है, समय खत्म हो रहा है, लेकिन मैं अभी भी कहता हूं कि कानून व्यवस्था का मसला कम है। यहाँ पर एक सोच है, जहरीली सोच है, कुछ साजिश चल रही है। इस साजिश को तोड़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। जो कार्रवाई हो रही है, इस कार्रवाई को और तेज करने की जरूरत है। इस कार्रवाई को और तेज करने की जरूरत है, क्योंकि देश को तोड़ने वाले और इन उपद्रवियों पर किसी तरह की कोई रहम नहीं होनी चाहिए। इसी सोच के साथ चलना पड़ेगा। और जो लोग सड़क पर उतरकर पत्थरबाजी कर रहे हैं, देश के लिए चुनौती पेश हो रहे हैं, उनको समझना होगा कि आप इसी देश में रहते हैं, इसी देश के नागरिक हैं, यहीं खाते हैं, यहीं से कमाते हैं, यहीं आपकी फैमिली परिवार रहता है, और आप इसी के साथ अगर ऐसा करोगे तो फिर कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे? गौरी शंकर जी, मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख होता है जी कि ये उन्मादी सोच जो है मस्जिद जैसे धार्मिक स्थलों से पनपती है। चलिए सर, मैं उसी सोच की बात तो कह रहा हूं कि सोच को बदलना होगा। मुझे ये देश सभी का है, सिर्फ हिंदुओं का नहीं है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका है, लेकिन सोच देश के हिसाब से तो रखिए। आप सभी यहां पर आए सर, शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम इतना ही। नमस्कार।